गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम पढ़ रहे थे क्लास 10 की साइंस, जिसमें अपन ने कल एक लेसन शुरू किया था जीव जनन कैसे करते हैं, जिसमें एकल जीव जनन का कैसे करते हैं कल अपन ने शुरू किया था, और विखंडन कैसे होता है कि जो लैंगिक जनन होता है उसमें विखंडन की जो विधि थी उसके बारे में अपन ने पढ़ा। ठीक है, और अमीबा का एग्जाम्पल अपन ने अच्छे से समझा था। ठीक है, अब अगर अपन आगे शुरू करते हैं, दूसरी जो विधि है वो है खंडन। दूसरी विधि कौन सी है? खंडन। अब खंडन का मतलब भी टूटना भी होता है। ठीक है, तो सरल खंडन किस में होता है? तो द्विखंडन विखंडन ये किस में होते हैं? खंडन होता है तो सरल बहुकोशिकीय जीव होते हैं जिनमें एक कोशिका से अधिक कोशिकाएं होती हैं। तो सरल बहुकोशिकीय जीव विकसित होकर छोटे छोटे खंडों में खंडित हो जाते हैं। ठीक है, ये खंड या जो टुकड़े होते हैं वो वृद्धि कर कर नए जीव को विकसित करते हैं। ठीक है, सरल बहुकोशिकीय जीव विकसित होकर सरल बहुकोशिकीय जीव क्या करते हैं? विकसित होते हैं और विकसित होकर छोटे छोटे खंडों में खंडित हो जाते हैं। विकसित होकर छोटे छोटे खंडों में विकसित हो जाते हैं। छोटे छोटे खंडों में खंडित हो जाते हैं। छोटे छोटे खंडों में खंडित हो जाते हैं। खंडित हो जाते हैं। ये खंड या जो टुकड़े होते हैं, ठीक है, टुकड़े वृद्धि करके क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं और नए जीव में विकसित हो जाते हैं। वृद्धि करके नए जीव में विकसित हो जाते हैं। नए जीव में क्या हो जाते हैं? विकसित हो जाते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं? ये सभी प्रकार के बहुकोशिकीय जीवों की जनन की विधि नहीं है। जो सभी प्रकार के बहुकोशिकीय, ये कुछ सरल बहुकोशिकीय जीवों की जनन की विधि है। सभी प्रकार के जो बहुकोशिकीय जीव है, जैसे हम हैं, तो हम इस खंडन विधि द्वारा नहीं करते हैं जनन। हमारा जनन करने का जो लैंगिक तरीका है, ठीक है, अलैंगिक विधि में खंडन द्वारा नहीं करते। ऐसा नहीं होता है हमारे शरीर में कि हमारे शरीर से एक हाथ या एक अंगुली अलग हो गई, फिर वो धीरे धीरे बड़ी हुई और हमारी तरह एक मनुष्य बन गई। नहीं, हमारा लैंगिक जनन होता है जिसमें हमारी जनन की प्रक्रिया अलग है। कुत्ते की अलग है, गाय की अलग है, सबकी अलग अलग है। ठीक है, तो यह सभी प्रकार के, यह जो खंडन होता है, खंडन द्वारा जनन सभी प्रकार के बहुकोशिकीय जीवों की जनन की विधि नहीं होती। खंडन द्वारा जनन सभी प्रकार के बहु कोशिकीय जीवों की जनन विधि नहीं है। सभी प्रकार के जीव इस तरीके से जनन नहीं करते हैं। बहुकोशिकीय जीवों में विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं विशिष्ट कार्य के लिए दक्ष होती हैं। बहुकोशिकीय जो जीव होते हैं, जो जटिल बहुकोशिकीय जीव होते हैं, उनमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं अलग अलग प्रकार के कार्य करने के लिए विशिष्ट होती हैं। तो विशिष्ट कोशिकाएं विशिष्ट कार्य करती है। जैसे हाथ की कोशिका है तो वो हाथ का ही कार्य करेगी। ठीक है, हाथ की कोशिकाएं पैर के कार्य नहीं करेगी। वैसे ही पाचन क्रिया की कोशिकाएं है, पाचन तंत्र की जो कोशिका है वो पाचन क्रिया का ही कार्य करेगी, वो श्वसन का कार्य नहीं करेगी। तो जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं, जटिल बहुकोशिकीय जीवों में विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं विशिष्ट कार्य के लिए दक्ष होती हैं। जटिल बहुकोशिकीय जीवों में विभिन्न
कोशिकाएं, बहुकोशिकीय जीवों में विभिन्न कोशिकाएं विशिष्ट कार्य के लिए क्या होती हैं? दक्ष होती है। विभिन्न कार्य के लिए क्या होती है? दक्ष होती है। अलग अलग कार्य करने की क्षमता रखती है अलग अलग कोशिकाएं। ठीक है। अब खंडन में भी वही होता है क्या, जैसे ये मैंने आपको कल भी बताया, ये कोशिका है, बहुकोशिकीय है, तो उसको कई सारे टुकड़े हो गए, प्रत्येक टुकड़ा एक नया जीव बन गया। ठीक है, ये खंडन में होता है। ठीक है। फिर है पुनरुत्थ भवन। तीसरा है पुनरुत्थ भवन, रीजनरेशन। तीसरा जो अलैंगिक जनन का विधि है, प्रकार है, वो है पुनरुत्थ भवन या पुनर्जनन। पुनर्जनन, रीजनरेशन। ठीक है। तो देखिए, कुछ जीवों में अपने कायिक भाग से नए जीव के निर्माण की क्षमता होती है। पुनरुत्थ भवन में क्या होता है कि कोई कायिक भाग होता है, कुछ जीव बहुकोशिकीय जीव होता है जिनके अनेक भाग होते हैं। जैसे कोई पौधा है, पौधे के अब शाखा भी है, पत्तियां भी है, फल है, फूल है, सब अलग है। ठीक है। लेकिन उनका जो कायिक भाग होता है, ठीक है, जैसे एक शाखा थी, वो शाखा उस पौधे से अलग हुई, जमीन में गिर गई, जमीन में गिरने से जमीन के अंदर दब गई, फिर उसको पोषक तत्व प्राप्त हुए और वो शाखा क्या करती है? वैसा का वैसा एक नया पौधा उत्पन्न कर देती है। ठीक है। तो ये कहलाता है पुनरुत्थ भवन। यानी इसमें क्या होता है, कुछ जीवों में अपने कायिक भाग से नए जीव के निर्माण की क्षमता होती है। तो शाखा क्या थी? उसकी जो टहनी थी वो कायिक भाग था उसका, वो जमीन में गिरी और नया पौधा बना लिया। तो उस पौधे के अंदर यह क्षमता है कि वो अपने कायिक भाग से क्या कर सकता है? नए जीव का निर्माण कर सकता है। ठीक है। तो कुछ जीवों में अपने कायिक भाग से नए जीव के निर्माण की क्षमता होती है। कुछ जीवों में अपने कायिक भाग से नए जीव के निर्माण की क्या होती है? क्षमता होती है। नए जीव का निर्माण कर सकते हैं वो। ठीक है, अपने कायिक भाग से। ठीक है। जीवों को अगर टुकड़ों में काट दे तो प्रत्येक टुकड़ा क्या करता है? प्रत्येक टुकड़ा एक नए जीव का निर्माण कर देता है। यह पुनरुत्थ भवन कहलाता है। अगर जीवों के टुकड़ों में काट दे, क्योंकि प्रत्येक टुकड़ा एक कायिक भाग है, तो एक कायिक भाग क्या करेगा? नए जीव का निर्माण कर देता है। इस क्रिया को पुनरुत्थ भवन कहते हैं। जीवों को अगर टुकड़ों में काट दें तथा प्रत्येक टुकड़ा एक नए जीव का निर्माण करता है, तो इसे पुनरुत्थ भवन या प्रजनन या पुनर्जनन कहते हैं। पुनर्जनन कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? पुनरुत्थ भवन या पुनर्जनन कहते हैं। पुनरुत्थ भवन जो है वो जनन के समान नहीं होता है। जैसे जनन क्रिया होती है वैसे पुनरुत्थ भवन जनन के समान नहीं होता है, क्योंकि प्रत्येक जीव के किसी भी भाग से काटकर सामान्यतः अन्य जीव को उत्पन्न नहीं होता है। क्यों ये जनन के समान क्यों नहीं है? क्योंकि प्रत्येक जीव इस प्रकार से क्रिया नहीं कर सकता। जैसे पेड़ पौधा कर सकता है, लेकिन प्रत्येक पेड़ पौधा नहीं कर सकता। ठीक है। जैसे एक पौधा है जो कर सकता है, उसकी टहनी जमीन में गिर गई, नया पौधा उग गया। लेकिन क्या नीम का पौधा ऐसा करता है? देखना कभी नीम के पौधे की डाली काटो, जमीन में उगा दो, क्या नया पौधा उगेगा उससे? नहीं। इसलिए ये एक जनन क्रिया नहीं है। जनन क्रिया किसे कहते हैं? जिससे सजीव अपनी संतति उत्पन्न करते हैं, सभी प्रकार के सजीव।
ठीक है। तो ऐसा प्रकार जिससे सभी प्रकार के जीव करते हैं तो वो होता है जनन, ठीक है। उस प्रजाति के सभी करते हैं, ठीक है। तो देखिए पुनरुद्भवन जनन के समान नहीं होता है, नॉट बना के लिखे इस चीज को। पुनरुद्भवन जनन के समान नहीं होता है। पुनरुद्भवन क्या जनन के समान नहीं होता है, क्योंकि प्रत्येक जीव के किसी भाग को काट कर नए जीव का, प्रत्येक जीव के किसी भाग को काट कर सामान्यतः नया जीव उत्पन्न नहीं होता है, क्योंकि प्रत्येक जीव के किसी भाग को काटने से नए जीव उत्पन्न, नया जीव उत्पन्न नहीं होता है। नया जीव उत्पन्न नहीं होता है। जैसे देखिए अगर कोई पौधा है हाइड्रा, ठीक है, उसका एक भाग अलग हुआ और काट दिया अपन ने, ठीक है। जैसे प्लेनेरिया एक जंतु है, ठीक है, उसको 3 भागों में बांटा, 4 भागों में बांटा, 2 खंडों में बांटा, क्या होता है प्रत्येक खंड उसका एक नया जीव बना लेता है, ठीक है। लेकिन प्रत्येक जीव के साथ नहीं होता है कि प्लेनेरिया एक जीव है, ठीक है, जानवर की श्रेणी में आता है मान लिया, ठीक है। तो कुत्ते का भी अपन पैर काट के देखें, क्या उस पैर से नया कुत्ता बनता है? करना नहीं है ऐसा, जाके काट दोगे ना तो नया कुत्ता बनेगा और जो कुत्ता है वो भी विकलांग हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा करना नहीं है, ठीक है। तो देखिए जैसे एक एग्जांपल लेते हैं अपन पुनरुद्भवन का, कि पुनरुद्भवन में प्लेनेरिया नामक, ठीक, जैसे ये है प्लेनेरिया, सामान्यतः ऐसा दिखाई देता है, ठीक है। अब इसको क्या किया हमने, 3 भागों में बांट दिया। एक तो ऊपर वाला भाग ये, ठीक है, एक बीच वाला भाग ये, ठीक है, और एक ये नीचे वाला भाग। 3 भागों में अपन ने बांट दिया। इसको यहां से काट दिया, यहां से काट दिया, ठीक है। अब तीनों ही भाग क्या करते हैं, धीरे धीरे वृद्धि करते हैं। तीनों भाग धीरे धीरे वापस वृद्धि करते हैं। तीनों भाग क्या करते हैं, धीरे धीरे वृद्धि करते हैं और एक नए जीव का निर्माण कर लेते हैं। ये इस प्रकार से, ये भी इस प्रकार से और ये भी इस प्रकार से, ठीक है। ये 3 भाग तीनों ही नए नए जीवों का निर्माण कर लेते हैं, ठीक है। तो अब 3 भागों में बांटा अपन और तीनों नए जीव का निर्माण होगा। ये पुनरुद्भवन का एग्जांपल है। जैसे प्लेनेरिया में ये क्या है, प्लेनेरिया नाम का जीव है। प्लेनेरिया में पुनरुद्भवन, पुनरुद्भवन इस प्रकार से होता है। स्क्रीनशॉट ले आप इसका, फिर आगे पढ़ते हैं अपन। देखिए तो ये था पुनरुद्भवन, एक अलैंगिक जनन की विधि। चौथा है मुकुलन। अलैंगिक जनन की एक विधि और है अपन मुकुलन, वो देखते हैं। बेटा मुकुलन में क्या होता है,
मुकुलन में क्या होता है, एक जीव होता है, सजीव होता है, उसके साइड से कोई अतिवृद्धि होती है, अतिरिक्त वृद्धि होती है। वो अतिरिक्त वृद्धि क्या होती है, एक नए जीव का निर्माण करती है। लेकिन अभी तक जो अपन ने चीजें पढ़ी वो अपने प्रमुख जनक जो होता है उससे पहले ही अलग हो जाते हैं खंड और फिर जीव बनता है। लेकिन मुकुलन में क्या होता है, एक जीव होता है, उसकी अतिरिक्त वृद्धि होती है, वो अतिरिक्त वृद्धि क्या करती है, नए जीव का निर्माण करती है। जब पूरा नया जीव निर्माण हो जाता है तब वो अपने जनक पीढ़ी से अलग होता है, तब वो अपने जनक पादप से, जनक जीव से अलग होता है और नए जीव के रूप में बन जाता है। ठीक है, कुछ जीव पुनर्जनन की क्षमता रखते, क्षमता वाली कोशिकाओं का उपयोग क्या करते हैं, मुकुलन के लिए करते हैं। ये पुनर्जनन की कोशिकाएं होती है, प्रत्येक भाग से नहीं होती है। जहां पर पुनर्जनन की कोशिकाएं उपस्थित होगी वहां पर यह मुकुलन का निर्माण होगा और नए जीव का निर्माण होगा। तो कुछ जीव पुनर्जनन की क्षमता वाली कोशिकाओं से मुकुलन का उपयोग मुकुलन करने के लिए करते हैं। कुछ जीव पुनर्जनन की क्षमता, पुनर्जनन की क्षमता रखने वाली कोशिकाओं का उपयोग मुकुलन करने में करते हैं। पुनर्जनन करने वाली कोशिकाएं होती हैं, उनका उपयोग मुकुलन बनाने में, मुकुलन विधि में करते हैं। कैसे करते हैं, जैसे हाइड्रा में क्या होता है कि नियमित कोशिका विभाजन से एक स्थान पर उभार विकसित हो जाता है। एक स्थान पर क्या हो जाता है, उभार विकसित हो जाता है और यह अतिवृद्धि, ये उभार क्या करता है, वृद्धि करके नए जीव में बदल जाता है। हाइड्रा में क्या होता है, किसी निश्चित स्थान पर, किसी एक स्थान पर कोशिका की अनियमित वृद्धि होती है, अनियमित विभाजन होता है। अनियमित विभाजन होने से क्या होता है, वहां एक उभार बन जाता है। ठीक है, वो उभार वृद्धि करके नए जीव का निर्माण करता है। हाइड्रा में नियमित कोशिका विभाजन से एक स्थान पर उभार विकसित होता है। हाइड्रा एक जीव का नाम है। हाइड्रा में नियमित, समुद्री जीव है यह हाइड्रा में नियमित कोशिका विभाजन से, हाइड्रा में नियमित कोशिका विभाजन से क्या होता है, नियमित कोशिका विभाजन से एक स्थान पर उभार विकसित हो जाता है। विभाजन से एक स्थान पर उभार विकसित हो जाता है। उभार विकसित हो जाता है, उभार विकसित हो जाता है। यह उभार वृद्धि करके क्या करता है, नए जीव को उत्पन्न करता है, नए जीव में बदल जाता है। यह उभार वृद्धि करके नए जीव में बदल जाता है। यह उभार क्या करता है, नए जीव में बदल जाता है, वृद्धि करता है। पहले तो बड़ा होता है और फिर क्या करता है, वृद्धि करता है। और जब पूर्ण विकसित हो जाता है, जब पूरा विकसित हो जाता है जीव, जब पूरा विकसित हो जाता है तो ये अपने जनक से अलग होकर स्वतंत्र जीव बन जाता है। पूर्ण विकसित हो जाने पर, पूर्ण विकसित हो जाने पर यह जीव अपने जनक से अलग होकर स्वतंत्र जीव बन जाता है। ठीक है, जैसे हाइड्रा का एग्जांपल लिया है तो ये हाइड्रा इस प्रकार का होता है। ठीक है, ये इस प्रकार का हाइड्रा होता है। ठीक है,
अब इसमें होता क्या है, यहां से एक अतिवृद्धि होती है धीरे धीरे, ठीक है, कहीं से भी हो सकती है, जहां जनन कोशिकाएं होती है वहां से होती है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ये अतिवृद्धि होती है, यहाँ की जो जनन कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, उनमें लगातार विभाजन होता है, नियमित विभाजन होता रहता है, जिससे यहाँ एक उभार बन जाता है, ये उभार बन गया, ठीक है। ये उभार आगे चल के क्या करता है, ये उभार आगे चल के इस प्रकार से आगे नए जीव का निर्माण करता है, ठीक है। और जब ये पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है इस प्रकार से, ठीक है, तब ये क्या करता है, अपने जनक पादप से हो जाता है अलग, अपने जनक पादप से अलग हो जाता है इस प्रकार से। तो अलग होके क्या करता है, एक नए जीव का निर्माण करता है। तो ये एक हाइड्रा अलग हो गया, ये अलग हो गया, फिर ये जीव क्या होता है, स्वतंत्र हो जाता है पूरा, ठीक है। ये होता है हमारा मुकुलन, ठीक है, ये होता है हमारा मुकुलन की विधि, ठीक है। फिर है कायिक प्रवर्धन। क्या होता है कायिक प्रवर्धन? क्या होता है कायिक प्रवर्धन? क्या होता है, देखिए, कायिक प्रवर्धन की अगर अपन चर्चा करें अच्छे से तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छा है, ठीक। इसलिए पहले इसका स्क्रीनशॉट से फिर नए ब्लैक बोर्ड से नई तरीके से अपन इसको शुरू, ये इंपॉर्टेंट है और कई सारे पेड़ पौधों पर ये उपयोग लिया सकता है, ठीक है, इसीलिए इसको अपन अच्छे से समझेंगे। पांचवी जो विधि है हमारी वो है कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन पांचवा हमारा कायिक प्रवर्धन। देखिए कायिक प्रवर्धन क्या होता है, सबसे पहले तो पौधे में जो कायिक भाग होते हैं, पौधे के कायिक भाग कौन कौन से हैं, जड़, तना, पत्तियां उपयुक्त परिस्थिति में विकसित होकर नए पौधा का निर्माण कर लेती है, नया पौधा उत्पन्न कर देती है जब परिस्थितियां उपयुक्त हो। जब नया जीव बनाने के लिए परिस्थितियां उपयुक्त हो, जैसे कई नया जीव बनाने के लिए किसकी जरूरत होती है, नए जीव बनाने के लिए जरूरत होती है पेड़ पौधे, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, बारिश की जरूरत होती है। जैसे कोई किसी पौधे के लिए नया जीव बनाने के लिए क्या होता है, कायिक भाग से नया जीव बनाने के लिए, नया पौधा बनाने के लिए बारिश का मौसम अच्छा होता है। तो जैसे ही बारिश का मौसम आता है, वह जड़, तना, पत्तियां जो भी उसका कायिक भाग है उससे एक नया जीव उत्पन्न कर लेता है। पौधों के कायिक भाग, पौधों के कायिक भाग जैसे कायिक भाग कौन कौन से, जड़, तना, पत्तियां उपयुक्त परिस्थितियां आने पर, उपयुक्त परिस्थितियों में विकसित होकर नया पौधा उत्पन्न कर लेती हैं। पत्तियां उपयुक्त परिस्थितियों में विकसित होकर क्या करती हैं, नया जीव उत्पन्न कर लेती हैं। नया जीव क्या करती हैं, उत्पन्न कर लेती है, ठीक है, उत्पन्न कर लेती हैं। जब मौसम की परिस्थितियां अच्छी हो, अनुकूल हो, तब नया जीव उत्पन्न होता है। ऐसा नहीं है कि हर किसी टाइम होता है, नहीं, जब वातावरण सही होता है, ठीक है। देखिए परतन, कलम या अथवा रोपण जैसी कायिक प्रवर्धन की तकनीक का उपयोग कृषि में भी, खेती में काम में लिया जाता है। तो कायिक प्रकार की कई सारी तकनीक है, जिसमें परतन है, ठीक है, कलम है, कलम रोपण और रोपण की प्रक्रिया है, कलम अथवा रोपण जैसी कई सारी कायिक प्रवर्धन की तकनीक का उपयोग कृषि में भी किया जाता है। देखिए परतन,
कलम अथवा रोपण जैसी कायिक प्रवर्धन की तकनीक का उपयोग किसमें किया जाता है? तकनीक का उपयोग अपन किसमें करते हैं? कृषि में किया जाता है। उपयोग कृषि में किया जाता है, खेती में किया जाता है। ठीक है, बढ़िया है। ठीक है, कायिक प्रवर्धन में जो विकसित पौधे में पुष्प व फल कम समय में लगते हैं। मोस्ट अच्छी सी बात यह है कि कायिक प्रवर्धन द्वारा जो पौधे उगाए जाते हैं, ठीक है, या उगते हैं, उनमें फल व फूल कम समय में आ जाते हैं। प्राकृतिक रूप से उगने वाले पौधों में लेट आते हैं, लेकिन ये जल्दी आ जाते हैं। कम समय का मतलब जल्दी आ जाते हैं, तो जल्दी हमें प्राप्त हो जाते हैं। तो कायिक प्रवर्धन से विकसित पौधों में कायिक प्रवर्धन से विकसित पौधों में फल व फूल समय पर फूल कम समय में आ जाते हैं, में लग जाते हैं, लग या आ जाते हैं। ठीक है, ज्यादा समय नहीं लगता, जल्दी से जल्दी आ जाते हैं। ठीक है, कायिक प्रवर्धन से उत्पन्न जो सभी पौधे होते हैं, पौधे आनुवांशिक रूप से जनक के समान होते हैं। आनुवांशिक रूप से वो क्या होते हैं? जनक के एकदम समान होते हैं। कायिक प्रवर्धन के जो सारे पौधे होते हैं वो आनुवांशिक रूप से अपने जनक के समान होते हैं। आनुवांशिक रूप से जनक के समान मतलब सेम, डिट्टो, टू कॉपी होते हैं। ठीक है, सेम, जैसे जनक में गुण थे वैसे के वैसे संतति में होते हैं। तो देखिए, कायिक प्रवर्धन से उत्पन्न सभी पौधे कायिक प्रवर्धन से उत्पन्न सभी पौधे आनुवांशिक रूप से जनक के समान होते हैं। आनुवांशिक रूप से किसके समान होते हैं? जनक के समान होते हैं। आनुवांशिक रूप से जनक के समान होते हैं। आनुवांशिक रूप से जनक के समान होते हैं, जैसे ब्रायोफिलम। अब कायिक प्रवर्धन कैसे होता है? जैसे पत्ती में, पत्ती के द्वारा होता है ब्रायोफिलम, या जैसे पत्थर चट्टा कहते हैं। और उसकी पत्ती कैसी होती है? इस प्रकार से उसकी पत्ती है, मान लो। ठीक है, इसकी मध्य सिरा है, इस प्रकार से उसमें निकले हुए हैं। ठीक है, क्या होता है? इस प्रकार से पत्तियों पर जो कायिक भाग से क्या निकलती है? अतिवृद्धि होती है। इनको अपन कायिक जड़ें कहते हैं। ठीक है, ये जब पत्ती क्या होती है, अपने पौधे से, शाखा से टूटकर अलग होती है और जमीन में दब जाती है, तो इससे क्या होता है? एक नया पादप जन्म लेता है। तो ब्रायोफिलम की पत्तियों की कोर पर कुछ कलिकाएं विकसित होती हैं। ठीक है, होकर मृदा में गिर जाती हैं और नए पौधे में विकसित हो जाती हैं। जब ये मृदा में गिर जाती है, उन पर मिट्टी आ जाता है और अनुकूल परिस्थिति आने पर क्या हो जाती है? नए जीव में, नए पौधे में उत्पन्न विकसित हो जाती है। तो ये इसका एग्जाम्पल है, किसका? कायिक प्रवर्धन का। ब्रायोफिलम, जिसे अपन पत्थर चट्टा भी कहते हैं। पत्थर चट्टा की पत्तियों की कोर पर कुछ कलिकाएं विकसित होती हैं
होकर मृदा में गिर जाती है। पता चलता कि पत्तियों की कोर पर क्या होता है, कोर पर कुछ कलिकाएं विकसित होकर मृदा में गिर जाती है तथा अनुकूल परिस्थितियां आने पर यह नए पौधे में विकसित हो जाती है। नए पौधे में क्या हो जाती है, यह विकसित हो जाती है। ठीक है, नए पौधे में ये विकसित हो जाती हैं। इसी तरह अनेक कई चीजें हैं। एक बीजाणु समासंग रहा है अलैंगिकरण में, जिसमें पौधों के किसी सिरे पर क्या होता है, कई सारे बीजाणु होते हैं, जीवों में भी पाए जाते हैं। ये बीजाणु क्या करते हैं, स्वतंत्र होकर क्या करते हैं, हवा में उड़ते हैं और जैसे ही अनुकूल परिस्थितियां इनको मिलती हैं, ठीक है, ये नए जीव में विकसित हो जाते हैं। तो पहला आप इसका स्क्रीनशॉट ले, हमारा जो कायिक प्रवर्धन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसी तरह आपने आलू देखा होगा, आपने आलू देखा है? कौन है ऐसा जो आलू नहीं देखता? हर दूसरे तीसरे दिन आलू बनते ही हैं, अगर चाहे किसी सब्जी में बने या आलू अलग सब्जी से बने। तो आलू की आंखें कहा जाता है, आपको पता है आंखें कहा जाता है आलू की कहीं पर। इन आंखों से कुछ ऐसी जड़ें टाइप निकलती है। ठीक है, ये भी कलिकाएं होती हैं, ये भी क्या होती हैं, कलिकाएं होती हैं। ऐसा आलू जिसमें ऐसी कलिकाएं निकली हुई होती हैं। ठीक है, अब आलू क्या है, पौधे का जड़ भाग है, फल भाग है, फूल भाग है, छोड़ो इन तीनों में से एक है। ठीक है, कायिक भाग है, ये ध्यान रखो, कायिक भाग है। ऐसी कलिकाएं निकली होती, जब ऐसे आलू को अपन जमीन में गाड़ देते हैं, जमीन में बो देते हैं, तो क्या होता है, ऐसे आलू को अपन जमीन में बो देते हैं तो उसे अपन उससे नया पादप जन्म ले देता है, एक नया जीव विकसित हो जाता है। और ये नया जीव जो विकसित होता है, ठीक है, नया जीव विकसित होता है, ये नया जीव कायिक प्रवर्धन के कारण विकसित होता है। तो आलू के अंदर, ठीक है, और ये प्राय फिल्म में पत्थर चटा की पत्तियों के अंदर ऐसा होता है। तो ये चीज है, ठीक है, ये क्या कहलाती है, इन्हें आलू की आंख कहते हैं, इन्हें आंख कहा जाता है, नॉर्मल भाषा में आलू की आंख कहा जाता है। ठीक है, तो आज अपन ने देखिए खंडन, पुनरुद्ध भवन, मुकुलन और कायिक प्रवर्धन जैसी विधियों की चर्चा की अच्छे से। उम्मीद करता हूं जो भी अपन ने पढ़ा है वो आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अपन अगली क्लास में एक नए अध्याय के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।